Good morning, students. Today I am going to discuss about a very important topic, and that is industrial relations. This is very important topic for examination point of view. So let's start. First of all, the meaning of industrial relations. Industrial relations or employment relations is a multidisciplinary field that studies the employment relationship, that is between management and employees, between employees and role of government in the regulation of their relationship. The term इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें दो वर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं. फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री एंड सेकंड इज रिलेशंस. इंडस्ट्री क्या होती है? कोई भी कंपनी, कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है, कोई फैक्ट्री. और रिलेशन क्या होते हैं कि एक तरह के लिंक्स या कनेक्शंस. ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक कंपनी में, एक इंडस्ट्री में कैसे लिंक्स होते हैं, कैसे कनेक्शंस होते हैं बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज. ठीक है, मैनेजमेंट क्या है यहाँ पे? मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, जो कि सुपरवाइजर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो हेड होते हैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, और बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज मतलब कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके रिलेशंस कैसे हैं. ठीक है, देन रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द रेगुलेशन ऑफ देयर रिलेशनशिप. और गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट उनके रिलेशनशिप को कैसे रेगुलेट करती है. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज अ डायनामिक एंड डेवलपिंग कॉन्सेप्ट because it is affected by changing business environment. As all of you know that कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, मींस चेंजेबल है. बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है आफ्टर टाइम टू टाइम. बिजनेस के एनवायरनमेंट में काफी सारे डायमेंशंस हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, क्लियर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो ये सारे जो एनवायरनमेंट हैं, इनमें जो डायमेंशंस हैं, लाइक कस्टमर्स की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. ठीक है, रुपी की वैल्यू चेंज हो रही है, क्लियर, जो इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम. गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज, रिगार्डिंग कंपनीज, क्लियर. तो और गवर्नमेंट अगर स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो ये सारे जो फोर्सेस हैं ये अफेक्ट करते हैं किसी कंपनी की एक्टिविटीज को, क्लियर. तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि एक इंडस्ट्री एक बिजनेस के एनवायरनमेंट में रह के काम करती है, तो अगर एनवायरनमेंट कंपनी का चेंज हो रहा है, बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी डायनामिक होंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप भी चेंज होती है. तो आगे हम देखेंगे अप्रोचेस थ्रू इंडस्ट्रियल रिलेशंस. कौन कौन सी अप्रोचेस हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड? प्लूरलिस्टिक अप्रोच, यूनिटरी अप्रोच, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच. तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज प्लूरलिस्टिक अप्रोच. Under this approach, organization is assumed that it is composed of individuals who form different groups with their own set of aims, objectives, propositions, etc. There will be tension in the organization due to conflict within and between various groups. Pluralistic का first of all क्या meaning होता है? More than one. ठीक है, मतलब कि दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स बन जाने. ठीक है, एक या एक से ज्यादा ग्रुप बन गए कंपनी में, तो उसमें क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, डिसएग्रीमेंट होंगे. समटाइम्स क्या होता है किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं वो एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है, जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं अलग से अपना ग्रुप बना लेते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे देखते हैं हम कि 2-3 ग्रुप बने होते हैं, उनके अलग लीडर्स होते हैं जो कि अपने ग्रुप को इंस्ट्रक्ट करते हैं. ठीक है, अलग से उनका एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, अलग से एम होते हैं. ठीक है, और वो अपने ऑब्जेक्टिव एंड एम के लिए ही काम करते हैं, क्लियर. तो इससे क्या होगा
कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है वो पीछे रह जाता है और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो अपने गोल्स को अचीव करने में ही लगे रहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो ग्रुप हैं, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। उनके जो बिहेवियर है, उनकी जो वैल्यूज है, बिलीव्स हैं, वो भी अलग होंगी। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ही अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। द ट्रेड यूनियंस रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयज इंटरेस्ट। प्लूरलिस्टिक अप्रोच में क्या होगा कि ट्रेड यूनियंस बनी होती हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं? ट्रेड यूनियन एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें वो पर्सन्स होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एम्प्लॉयज होते हैं जिनका सेम ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और वो क्या करेंगे, ट्रेड यूनियंस उन एम्प्लॉयज जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, स्ट्राइक्स एक्सेट्रा करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ऐसा ही है, एम्प्लॉयज ज्वाइन unions to protect their interest and influence the decisions of management. That is, legitimacy of management is not automatically accepted. जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, समटाइम्स ट्रेड यूनियंस को क्यों फॉलो करते हैं, सो दैट कि ट्रेड यूनियन उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें फेयर वेजेस नहीं मिल रही, जितना हम काम करते हैं या जितना हमसे काम लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है। तो जो ट्रेड यूनियंस हैं वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी में, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ये कंपनी में स्ट्राइक चल रही है, ठीक है, वो कंपनी में स्ट्राइक चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करी जा रही, हमारी नीड्स पूरी नहीं करी जा रही। तो जो स्ट्राइक्स हैं इसीलिए होती हैं। तो जो ट्रेड यूनियंस हैं वो एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, क्लियर। और लेजिटिमेसी ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड। यहाँ पे उन्होंने ये मतलब बताया कि जो मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस होंगे वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जो ट्रेड यूनियंस हैं अगर उनको ये एक्सेप्ट होते हैं कि यस हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे, तो वही जो डिसीजंस हैं वो एक्सेप्ट करे जाते हैं। तो प्लूरलिस्टिक अप्रोच ऑल इन ऑल ये है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो बन जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इनका अलग ऑब्जेक्टिव होगा। बट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। हर एक ग्रुप को, हर एक पर्सन को जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में अपने जो एफर्ट्स हैं वो लगाने चाहिए। और ऑन द अदर हैंड जो मैनेजमेंट है उनको भी एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड करनी चाहिए, सो दैट कि ये जो प्लूरलिस्टिक अप्रोच है इसको कम किया जा सके, क्लियर। नेक्स्ट है यूनिटरी अप्रोच। अंडर यूनिटरी अप्रोच it is assumed that there is only one source of authority, that is top management, which owns and controls the dynamics of decision making, and organization is viewed as a happy family. यूनिटरी का मतलब क्या होगा, सिंगल एंटिटी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में एक ही अथॉरिटी होती है कि जिसकी डिसीजंस को माना जाता है, जिसकी इंस्ट्रक्शंस को माना जाता है, वो कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ग्रुप्स नहीं बनते, ठीक है। जो वर्कर्स हैं वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करने में अपने एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। वर्कर्स में हार्मनी होती है, कोऑपरेशन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन इज व्यूड एज हैप्पी फैमिली। ऑर्गेनाइजेशन को एज ए हैप्पी फैमिली देखा जा सकता है। इसके फीचर्स क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर ग्राउंडेड इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल्स। ये जो यूनिटरी अप्रोच है इसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं वो कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं और अपने गोल्स को शेयर करते हैं। एक म्यूचुअल गोल जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट किया होता है उसके टुवर्ड्स ही अपने एफर्ट्स को डिवोट करते हैं। सेकंड,
बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट देयर विल बी हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कॉमन गोल होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं होता, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, सारे काम सारी एक्टिविटीज बहुत ही स्मूथली रन करती हैं। देन वर्क कॉन्फ्लिक्ट इज टेम्परेरी विच रिजल्ट फ्रॉम पुअर मैनेजमेंट, अगर समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट आ भी जाता है तो वो किस रीजन से आता है, बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट, ठीक है। अदरवाइज कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। एवरीवन विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ग्रुप एफर्ट्स, अगर ग्रुप एफर्ट्स लगाए जाते हैं तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाता है, स्मूथली अचीव होता है, तो जिससे हर एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलेगा। Trade unions are deemed as unnecessary and conflict is perceived as disrupted. यहाँ पे उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियंस जो हैं वो अननेसेसरी ही होती हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं और एम्प्लॉयर हैं वो प्रॉपर पूरी कंप्लीटली हार्मनी के साथ काम करते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। Next approach is human relations approach. The human relations approach underlines the need for making the individuals familiar with the working situations of the organization and uniting the efforts of workers. Human relation approach में क्या होता है? First of all, human relations क्या होते हैं? Human क्या होते हैं? Individuals, ठीक है, living things जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो कि सोसाइटी से आते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी इंडिविजुअल आते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट का ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो न्यू कमर है उनको फैमिलियर करवाया जाए टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट से, उसके कलीग से, मशीनरी कैसे चलती है, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशन से और पॉलिसी से, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो वर्कर है वो फैमिलियर हो जाता है और उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, काम कैसे करना है वो सारा पता चल जाता है, ठीक है। एक तरह से इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो चलाया जाना चाहिए, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू एंश्योर कोऑपरेशन बाय प्रमोटिंग द म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में ये बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपने जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स हैं, उनको एज अ मशीनरी नहीं ट्रीट करना चाहिए, उनको भी एज अ ह्यूमंस के साथ ही ट्रीट करना चाहिए, उन पे इतना ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए, उनको इतना काम दो जितना काम वो पूरी प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ कर सकें, ठीक है। इंडिविजुअल्स में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आनी चाहिए कि वो एक तरह की सोसाइटी में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। अगर जो ह्यूमंस हैं वो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, फॉर्मल एनवायरनमेंट के साथ साथ इनफॉर्मल एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया जा रहा है, जिससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल पर्सन का डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है, और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस हो जाती है। देन टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये बोलती है कि इंडिविजुअल्स की, एम्प्लॉयज की साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स एंड इकोनॉमिकल नीड्स अगर पूरी करी जाती हैं तो एम्प्लॉयज अपना 100% डिवोट करता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? मतलब उनमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, सेंस ऑफ मोटिवेशन आप उनको प्रोवाइड करो। देन सोशल नीड्स क्या होंगी कि उनको बिलोंगिंगनेस जो है वो प्रोवाइड करो, उनको उनमें एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, जिससे एम्प्लॉय को ये लगता है कि मैं अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ ही काम कर रहा हूँ, जिससे वो एंजॉय करके काम करते हैं, स्ट्रेस लेवल, फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वैसे ही इकोनॉमिकल नीड्स क्या होंगी कि उसको फेयर सैलरी एंड वेजेस जो है वो मिले, जैसे लिखा है, दिस कैन बी डन थ्रू एनहांसिंग द लेवल ऑफ मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, फेयर सैलरी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्लियर?
Then final one is Marxist approach. Industrial relations depends upon the relationship between the workers and the owners. As all of you know that इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं इन ऑर्डर टू regulate their relations. So this approach says that conflict arise not because of rift or disagreement between both the groups, but because of division in the society between those who owns the means of production, that is capitalist, and those who have only labor to offer. So there exists a class conflict between both the groups to influence over each other. This approach is also known as radical perspective or radical approach. मार्क्सिस्ट अप्रोच में ये बताया गया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक डायमेंशन है कि ये क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन, ठीक है। तो इस अप्रोच में ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर डिसएग्रीमेंट है वो इस रीजन से नहीं आते कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयज उनमें किसी एक चीज को लेके डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। बट जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या रीजन है कि उनमें जो डिवीजन है वो अनइक्वल है, अनइवन है। मतलब एक जो ग्रुप है, जो मैनेजमेंट का ग्रुप है या टॉप लेवल मैनेजमेंट का ग्रुप है, वो क्या है, कैपिटलिस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या ग्रुप है, जो लेबर इंटेंसिव है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जो कि रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उनके पास फाइनेंस है, जो खरीद सकते हैं रिसोर्सेज को। बट लेबर के पास क्या है, सिर्फ वो लेबर ही अपनी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ द ग्रुप्स। तो यहाँ पे एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाता है। इस अप्रोच को रेडिकल अप्रोच भी बोला जाता है। assumptions क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्सिस्ट अप्रोच में ये बताया गया है कि अगर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कभी भी खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ द एम्प्लॉयज विदाउट वर्क इज मोर क्रूशियल देन द सर्वाइवल ऑफ द एम्प्लॉयर विदाउट लेबर। उन्होंने ये बताया है कि वर्कर्स जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते बिना काम के, बट जो एम्प्लॉयर हैं, जो मैनेजर्स हैं या ओनर्स हैं, वो लेबर के बिना काम कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि वो लेबर की जगह मशीनरी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास फाइनेंस है, ठीक है। Then industrial conflict is actually a class conflict that is between rich and poor. जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्चुअली एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसका कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज बिटवीन रिच पीपल एंड पुअर पीपल। देयर विल बी टू क्लासेस, लेबर एंड कैपिटल, हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट। क्लियर। तो जो लेबर क्लास है वो कौन है, पुअर क्लास, और कैपिटल क्लास कौन है, जो रिच क्लास है। तो मार्क्सिस्ट ने ये बताया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डिसएग्रीमेंट से नहीं होता, वो कैसे होता है कि जो सोसाइटी में जो दोनों ग्रुप्स रह रहे हैं उसमें जो जो रिसोर्सेज के डिवीजन है वो इक्वल नहीं है, अनइवन है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि दोनों क्लास को एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट और मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज को एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए, उनकी नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को देख के अपनी एक्टिविटीज को अंडरटेक करना चाहिए। मतलब अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स की नीड्स एंड प्रेफरेंसेस को देख के उनको फेयर सैलरी जो है वो प्रोवाइड करती है, और वर्कर्स मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली सुनते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इंडस्ट्री में या कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट कुछ हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। आई होप सबको समझ में आ गया हो। थैंक यू।